आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अवसर लागत क्या है, इसके बारे में परिभाषा। अवसर लागत उत्पादन के किसी साधन को, उत्पादन का कोई साधन होता है, उसके वर्तमान के प्रयोग में बनाए रखने के लिए, मतलब वर्तमान के प्रयोग में बनाए रखने के लिए उसे दिया जाने वाला न्यूनतम प्रतिफल ताकि वो दूसरों के प्रयोग में न जा सके, उसे साधन की क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। एक और इस पर लेते हैं, उत्पादन के किसी साधन को वर्तमान के प्रयोग में बनाए रखने के लिए, वर्तमान के जो प्रयोग होता है उसमें बनाए रखने के लिए उसे जो प्रतिफल दिया जाता है या फिर न्यूनतम प्रतिफल दिया जाता है ताकि वह दूसरे के प्रयोग में न जा सके, ताकि वह दूसरे के प्रयोग में न जा सके, उसे साधन की क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, उत्पादन के किसी साधन का दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। उत्पादन के किसी साधन का दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य है, उस साधन की लागत कहलाती है, साधन की लागत कहलाती है। यानी कि उत्पादन का कोई साधन है, उसका जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य होता है ना, उस साधन की क्या कहलाती है, लागत कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अवसर लागत। अब हम देखते हैं व्यष्टि और समष्टि। समष्टि के अंदर और व्यष्टि के अंदर, व्यष्टि स्थैतिक, व्यष्टि प्रावेगिक, व्यष्टि तुलनात्मक। समष्टि स्थैतिक, समष्टि प्रावेगिक और समष्टि तुलनात्मक। इसके अंदर तीन है, इसके अंदर भी तीन है। इनकी हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, व्यष्टि स्थैतिक अर्थशास्त्र, व्यष्टि प्रावेगिक अर्थशास्त्र और व्यष्टि तुलनात्मक अर्थशास्त्र, और इसकी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तीनों की एक बार इसमें देख लीजिए कितने, व्यष्टि में तीन है और समष्टि में भी तीन है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर परिभाषा। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंदर आ जाता है व्यष्टि स्थैतिक, प्रावेगिक और तुलनात्मक। स्थैतिक अर्थशास्त्र में आ जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब आर्थिक चरों को स्थिर मानकर, जब आर्थिक चर होते हैं उनको क्या मानकर, स्थिर मानकर अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यष्टि स्थैतिक कहते हैं। ठीक है, जो भी आर्थिक चर होते हैं उनको क्या मानकर, स्थिर मानकर उनका अध्ययन किया जाता है तो उसे व्यष्टि स्थैतिक अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर आ जाता है व्यष्टि प्रावेगिक में आ जाता है व्यष्टि शास्त्र में जब आर्थिक चरों को गतिशील मानकर, इसमें क्या था, स्थिर मानकर, इसमें क्या मानना है, गतिशील मानना है। ठीक है, गतिशील मानकर अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, व्यष्टि प्रावेगिक। ठीक है, तुलनात्मक आ जाता है किसी प्रकार जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना की जाती है, जब दो स्थिर अवस्था, ये स्थिर और ये स्थिर की तुलना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, व्यष्टि तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, स्थैतिक प्रावेगिक तुलनात्मक, इसमें क्या आर्थिक चरों को स्थिर मानकर अध्ययन किया जाता है, इसमें आर्थिक चरों को गतिशील मानकर अध्ययन किया जाता है, और इसमें किसी प्रकार की दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। इसी प्रकार से व्यष्टि कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं समष्टि। अब आ जाता है हमारे पास समष्टि। समष्टि स्थैतिक अध्ययन, समष्टि प्रावेगिक अध्ययन, समष्टि तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, स्थैतिक में आ जाता है जब आर्थिक चरों को स्थिर मानकर, इसमें भी आर्थिक चरों को क्या मानकर, स्थिर मानकर अध्ययन किया जाता है तो समष्टि स्थैतिक आ जाता है। ठीक है, स्थैतिक आ गया। ठीक है, प्रावेगिक में आ जाता है जब आर्थिक चर को क्या मानकर, गतिशील मानकर अध्ययन किया जाता है। जो गतिशील होते हैं आर्थिक चर उनका अध्ययन किया जाता है तो समष्टि स्थैतिक कहते हैं, समष्टि प्रावेगिक कहते हैं। समष्टि शास्त्र में जब आर्थिक चरों को गतिशील मानकर अध्ययन किया जाता है तो उसे समष्टि प्रावेगिक कहते हैं। ठीक है, अध्ययन कहते हैं। तुलनात्मक में आ जाता है जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना की जाती है, जब दो स्थिर अवस्थाओं की क्या की जाती है, तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है, जब दो स्थिर अवस्थाओं की क्या की जाती है, तुलना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, समष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 3 पॉइंट आ गए। समष्टि स्थैतिक में आ जाएगा आर्थिक चरों को स्थिर मानकर अध्ययन किया जाता है, और समष्टि प्रावेगिक में आ जाता है जब आर्थिक चरों को गतिशील मानकर अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक आ जाता है दो स्थिर अवस्थाओं की क्या की जाती है, तुलना की जाती है तो उसे तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार समष्टि भी पूरा हो गया। अब हम लास्ट में देखते हैं एक टॉपिक। अब हम देखते हैं स्थैतिक तथा प्रावेगिक शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो आ जाएगा रेइनर फ्रीस ने। कब किया था, सन 1928 में। स्थैतिक तथा प्रावेगिक शब्द है ना, उनका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, प्रयोग समझते हो, मतलब प्रयोग किया था, उसने किया था रेइनर फ्रीस ने किया था, सन 1928 में किया था। ठीक है, नोट में देख लेते एक बार। CEBT और RBI की फुल फॉर्म है। CBT सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ठीक है, उसी प्रकार से RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, RBI को भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ये सभी बैंकों की क्या होती है, बैंक होती है। इसके बारे में हम आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसकी RBI की स्थापना कब हुई थी और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, स्थापना के बारे में देख लेते एक बार। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। स्थापना आपके एग्जाम में आ जाता है कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी
उन 50 को। बार अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, हेलो एवरीवन, और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।